हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी को। तो एक बार फिर से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एक साथ एक वीडियो ला रहे हैं। जैसा कि आप लोग कल के वीडियो में देखे थे कि मेडिकल सर्जिकल से, फंडामेंटल से और बायो साइंस से, सेकेंड ईयर के फंडामेंटल बायो साइंस में वह प्रश्न था जो फर्स्ट ईयर के जो फंडामेंटल और आपके बायो साइंस में जो प्रश्न था वही सेकेंड ईयर के मेडिकल सर्जिकल में था, जिसको हम लोग देखे थे। इन्फेक्शन देखे थे और टेक्निक ऑफ हैंड वॉशिंग या स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग उसको देखे थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आज के जो प्रश्न हैं वह भी आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का ही है और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से ही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ें, ये प्रश्न आपको जो है, एक प्रश्न जो इसमें है वह बिहेवियर साइंस में भी है, ठीक है। बिहेवियर साइंस के सोशियोलॉजी में है, समाजशास्त्र के। तो मैं आपको सीधा पढ़ाता हूँ, इसीलिए इसको कोई नंबर वगैरह नहीं दे रहे हैं। मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको प्रश्न याद रखना है सीधा, कि एग्ज़ाम में आए तो मैं इसको सीधा छाप दूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों में कॉमन है, इसलिए हम इसको ये 2 दिन निर्णय लिए कि ये 2 दिन वही प्रश्न को हम लोग करेंगे जो फर्स्ट ईयर में भी है और सेकेंड ईयर में भी है। सब्जेक्ट को गोली मार दीजिए, आप सब्जेक्ट को दिमाग से हटा दीजिए कि ये फलाना सब्जेक्ट का है, ठीक है। आपको प्रश्न याद रखना है दिमाग में, चाहे आप फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर। समझ रहे हैं चीज़ों को? चलिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि कोई आपको फालतू चीज़ें मैं नहीं पढ़ाऊँगा, जो आपके सिलेबस में है वही आपको पढ़ाऊँगा। समझ रहे हैं चीज़ों को? आप देख लीजिएगा, फर्स्ट ईयर वाले, सेकेंड ईयर वाले MSN 2 में देख लीजिएगा, और फर्स्ट ईयर वाले जो है फंडामेंटल में देख लीजिएगा कि आपदा से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नहीं, पढ़ना है कि नहीं और एग्जाम में पूछा है कि नहीं, ठीक है। विशेष चलिए हम शुरू करते हैं। जिनको ट्रस्ट है उनको अच्छी बातें हैं, पढ़ रहे हैं, मैं बिल्कुल सही हूँ पढ़ाऊँगा। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्न कैसे पूछेगा? आपके सामने में प्रश्न है कि आपदा से क्या समझते हैं, व्हाट इज डिजास्टर एंड आपदा प्रबंधन कैसे करेंगे, इसमें नर्स की भूमिका बताएं। तो चलिए, हम लोग अच्छी बातें हैं। नर्स की भूमिका एक किसी भी आपदा में, चाहे वो कोई महामारी हो, चाहे वो भूकंप आए, कुछ भी आए, नर्स की भूमिका एक महत्वपूर्ण होता है आपदा में। तो इसमें लोगों को सहायता करना पड़ता है आपदा के समय, तो इसमें एक नर्स जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। चलिए हम लोग जो है आपदा के बारे में समझ लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले आपदा क्या होता है माय डियर? आपदा एक अनअपेक्षित मतलब बिना अपेक्षा के, अपेक्षा मतलब क्या, कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ये जो है एक काम होगा, लेकिन अनएक्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि आप इस चीज़ को अनपेक्षित है, आपके अपेक्षित नहीं है, मतलब अचानक से अड़ जाता है। तो आपदा भी कुछ वही है कि यह एक अनपेक्षित घटना होती है जो थोड़े समय के लिए आती है, लेकिन बिना जो है आपको चेताए हुए, यानी बिना चेतावनी के यह घटना आ जाता है, ठीक है। एवं मानव जनित को अस्त व्यस्त कर देता है, यानी मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है, और साथ ही बड़े पैमाने पर यह जो है जान माल की हानि और नुकसान पहुँचाता है। यही आपदा होता है। आपदा का मतलब ही है कि घटना, एक ऐसा घटना जो बिना बताए हुए अचानक से घटित हो जाए, और घटित होने के बाद बड़े पैमाने पर धन की, माल की, जाल की, सब की हानि करे, और यही जो है आपके घटना जो है आपदा कहलाता है। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो यही आपदा होता है। अब जो घटना होता है, चाहे वो मानव निर्मित आपदा हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, मानव भी अगर कोई चीज़ षड्यंत्र करके कोई आपदा जो है लाता है, तो कोई व्यक्ति कहता है कि हम जा रहे हैं फलाने जगह पर बम पटकने, कोई कहता है? ऐसा बात नहीं कहता है। तो यह मानव निर्मित आपदा हो जाता है, जो मानव के द्वारा जो है घटना किया जाता है। और जो प्रकृति के द्वारा किया जाता है वो प्राकृतिक आपदा होता है, जैसे भूकंप आना, सुनामी आना, ठीक है। अचानक से जो है आपके भयंकर मूसलाधार बारिश होने लगना, बाढ़ आना, समझ गए ना, चक्रवात, तूफान, ये सब प्राकृतिक आपदाएं होती है, समझ गए। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये सब अलग अलग वर्गीकरण है आपदा का, तो उसमें आपको बताएंगे। फिलहाल ये समझिए कि आपदा क्या होती है। तो आपदा एक ऐसी अनपेक्षित, मतलब अनपेक्षित जो है घटना होती है जो थोड़े समय के लिए आती है और बिना किसी सूचना के, बिना किसी चेतावनी के घटित होती है, जिसमें बड़े पैमाने पर माल जाल की नुकसान होता है, और इसमें मानव जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है, और जो है इसी घटना को हम आपदा कहते हैं, ठीक है। अब इससे निपटने के लिए आपातकालीन सेवा की तीव्र आवश्यकता होती है। अब आप कहेंगे कि आपदा को हमें नर्सिंग में क्यों पढ़ना है? तो माय डियर, अगर आपदा को नर्सिंग में नहीं पढ़ा जाएगा तो आपदा चूँकि अचानक से आने वाला आपात की स्थिति में आता है, यह अचानक से आता है, और जो काम अचानक हो वह इमरजेंसी कंडीशन बनता है। तो आपात स्थिति में हेल्थ का सेक्टर बहुत बड़ा रोल निभाता है। देखते होइएगा, अगर बाढ़ वगैरह हो, या जहाँ लोग फंस जाते हैं बाढ़ में, या बहुत ज़्यादा ऐसे आपदा आ जाए जो लोगों को तबाह करने लगे, तो देखिएगा वहाँ
वहाँ पे विभिन्न प्रकार के कैंप लगे होते हैं लोगों को सहायता देने के लिए। उसी में से एक कैंप हेल्थ का भी, स्वास्थ्य के लिए भी कैंप होता है, जिसमें लोगों को ट्रीटमेंट वगैरह फर्स्ट एड किया जाता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है पढ़ना। समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए, तो ये हो गया, आपदा के बारे में हम लोग समझ गए। चलिए, तो इसीलिए कहता है इन आपदाओं को निपटने के लिए आपातकालीन सेवा की, इमरजेंसी सर्विस की तीव्र आवश्यकता होती है। समझ गए। अब आपदा का वर्गीकरण पूछेगा माय डियर, तो वर्गीकरण आसान बातें हैं। एक प्राकृतिक आपदा, इस प्रकार की आपदाएं जो है प्रकृति की वजह से आती है, नेचुरल चीज़ों में छेड़छाड़ से आता है, जैसे सुनामी, बाढ़ आना, ज्वालामुखी का फटना, ठीक है, भूकंप आना, चक्रवात आदि जो है नेचुरल डिजास्टर है। समझ गए। दूसरा है मानव निर्मित गैर इरादतन आपदा, मतलब मैन मेड अनइंटेंशनली जो है डिजास्टर। मतलब इसमें होता तो है मानव निर्मित ही। मानव निर्मित में दो कैटेगरी है, एक ऐसा जिसमें मानव जो है व्यक्ति का इरादा जो है आपके इरादतन से करता है, मतलब एक इंटेंशन के साथ में करता है, लेकिन एक होता है बिना इंटेंशन के करता है। ठीक है। इस प्रकार की आपदा मनुष्य की गलतियों की वजह से होती है, जैसे आग लगना, दुर्घटनाएं, धमाके। ठीक है। दूसरा है मानव निर्मित गैर इरादतन आपदा। गैर इरादतन के मतलब होता है कि कभी कभी धोखे में कोई चीज़ें व्यक्ति से हो जाता है, तो वही जो है गैर इरादतन होता है कि व्यक्ति का कोई इरादा नहीं होता है कोई घटना, कोई गलत करने का, लेकिन धोखे से हो जाता है। लेकिन हो जाता है, होता तो है व्यक्ति के द्वारा ही। तो उस प्रकार के घटना जो बिगर किसी इरादा से, मतलब बिना इरादा के घटित हो जाता है, तो वही जो है मानव निर्मित गैर इरादतन होता है, मतलब बिना इरादा के। समझ गए। कोई इंटेंशन नहीं होता इसके पीछे कि हाँ हमें ये घटना करना ही है, लोगों को नुकसान पहुंचाना ही है, तो ये प्रकार जो है गैर इरादतन हो जाता है। जबकि इसी के उल्टा एक हो जाएगा मानव निर्मित इरादतन आपदा, मतलब इंटेंशनली, जिसमें होगा ये कि इसमें व्यक्ति का गलत इरादा होगा। समझ गए। इस प्रकार की आपदा मानव द्वारा जानबूझकर निर्मित की जाती है, यानी उसका इरादा ही होता है नुकसान पहुंचाना, जैसे बम गिराना, केमिकल युद्ध, आतंकी हमले, ये सब जानबूझ के किए जाते हैं। और इस प्रकार के जो जानबूझ के किए गए जो घटना होते हैं वह मैन मेड इंटेंशनल, मतलब इरादतन कहलाता है, जिसमें व्यक्ति का इरादा ही गलत होता है। समझ गए। और एक होता है जो व्यक्ति नहीं चाहता है कि गलत हो, लेकिन धोखे से हो जाता है, उसका इरादा गलत नहीं रहता लेकिन धोखे से हो जाता है, तो वह गैर इरादतन हो जाएगा। ठीक है। अनइंटेंशनली हो जाएगा, और एक इंटेंशनली होता है, और एक नेचुरल तो होता ही है। तो यह जो है दो प्रकार के मुख्यतः होता है, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। लेकिन मानव निर्मित में दो तरह से घटना होता है। समझ गए चीज़ों को। तो वर्गीकरण पूछेगा तो यह तीनों लिख दीजिएगा। समझ गए। चलिए, अब बातें माय डियर यहाँ पे ये आता है कि एक टेक्निक है जिसे हम लोग ट्राइग जो है कहते हैं। ठीक है। ट्रियाग कहते हैं। आपदा के समय प्राथमिक देखभाल के लिए विकसित नियमों का समूह है। इसमें पीड़ितों की देखभाल गंभीरता के आधार पर दिए गए रंगों के अनुसार की जाती है। अब जो ट्रियाग है, ये जो हमारा ट्रियाग है जिसे हम लोग TRIAGE कहते हैं। क्या कहते हैं? TRIAGE, ट्री एग। ठीक है। ट्री एज कहिए या ट्राइएग कहिए, जो भी आपके हिसाब से लगे वो कहिए। ठीक है। तो ट्री एज आपदा के समय प्राथमिक देखभाल, मतलब जो हमारा प्राइमरी केयर होता है उसमें देखने के लिए यह एक नियमों का समूह है, जिसमें गंभीरता के हिसाब से, इसी ट्री एज के सहायता से गंभीरता के हिसाब से जो है देखभाल किया जाता है कि कौन से व्यक्ति कितना ज़्यादा गंभीर है। तो ये ट्री एज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, यह निम्न प्रकार होती है। यह जो ट्रीएज का जो समूह है निम्न प्रकार होता है, आपके सामने में है। पहला है इस नियम हरा रंग बताता है कि चलने फिरने में सक्षम व्यक्ति। हरा रंग ये बताएगा कि घटना में व्यक्ति पीड़ित तो है लेकिन चलने फिरने में वह सक्षम है, तो उसे हरा रंग बताएगा। ठीक है। दूसरा है लाल रंग, और लाल रंग जीवित रहने की सर्वाधिक संभावना वाले पीड़ित। अब हो सकता है लाल रंग उन व्यक्तियों के लिए है जिनमें जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। पीड़ित है घटना से, आपदा से, बट उसमें जीवित रहने की संभावना जो है अधिक है। पीड़ित है लेकिन रहने की संभावना अधिक है, तो ये लाल रंग दिया जाता है। पीला रंग बताता है कि गंभीर रूप से चोटिल परंतु जीवन को खतरा नहीं है। पीला रंग बताता है कि व्यक्ति गंभीर रूप से चोटिल तो है परंतु जीवन को खतरा जो है उतना ज़्यादा नहीं है।
लेकिन काला रंग बताता है व्यक्ति मृत या मरणासन यानी मृत्यु के निकट है या व्यक्ति का मृत्यु हो चुका है। तो यह जो है आपके काला रंग को बताता है, समझ गए। पीला रंग क्या बताता है, गंभीर रूप से चोटिल है लेकिन खतरा कम है जीवन को। लाल रंग बताता है कि जीवन में रहने की सर्वाधिक संभावना है पीड़ित का। और हरा रंग बताता है कि चलने फिरने में सक्षम है पीड़ित। तो यही जो है 4 कलर आपको याद रखना है। और इसी को जो है ट्रिएज जो है समूह कहा जाता है, जो रंगों के हिसाब से गंभीरता को जो है दिया गया है और यह प्राथमिक देखभाल में उपयुक्त होता है, समझ गए। और ये रंग के हिसाब से व्यक्तियों को गंभीरता के पहचाना जाएगा और उससे जो ज़्यादा गंभीर होगा पहले उसको आवश्यक उपचार दिया जाएगा। और काला रंग तो बताता है कि व्यक्ति मृत है या मरने के नज़दीक है, समझ गए। चलिए एट्रियाग जरूर याद रखिएगा आपदा में। अब महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि आपदा प्रबंधन में नर्स की भूमिका क्या होती है, रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। अब आप सभी से पूछेगा कि आपदा जो है प्रबंधन के बारे में बताइए। तो कहीं कहीं आपको दिखेगा आपदा प्रबंधन के चरण के बारे में पूछेगा। तो आपदा प्रबंधन के चरण पूछेगा ना तो कुछ नहीं करना है, मात्र 3 चरण होता है। अभी मैं मौखिक तौर पे बता देता हूँ क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर आपसे पूछ दे खुदा न खास्ते तो याद रखिएगा कि आपदा प्रबंधन के 3 चरण प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, इसका 3 चरण होता है। एक चरण जो प्रबंधन का होता है वह आपदा आने से पहले मतलब आपदा से पूर्व का प्रबंधन होता है। दूसरा होता है जो आपदा के समय का प्रबंधन होता है, मतलब आपदा जब आए उस समय का प्रबंध किया जाता है। और तीसरा होता है आपदा के बाद का प्रबंध। यही 3 चरण होते हैं, आपदा के पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद। यही 3 है। और इसी 3 को आप कैसे जो है आपदा के पहले किन किन चीज़ों का प्रबंध करेंगे, उसी प्रकार से आपदा के समय आप कैसे किन किन चीज़ों का प्रबंध करेंगे, उसी प्रकार से अब आपदा हो चुका है तो आपदा के बाद कैसे जो है आप प्रबंध करेंगे। तो यही 3 चरण जो है आपके आपदा प्रबंधन के चरण होते हैं, समझ गए। अब बात आती है कि आपदा प्रबंधन में एक नर्स की भूमिका क्या होगी, रोल क्या होगी एक नर्स की। तो चलिए, चाहे तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि रिकॉर्ड बना के रखना, उपचार देना, ठीक है, पुनर्वास करना और जो है आवश्यक जो है सामग्री जो है उपलब्ध कराना। तो ये सब जो है आपके पॉइंट में भी लिख सकते हैं या चाहे तो सीधा जो है आप 1 2 3 दे कर भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम 1 2 3 ही देकर बता दे रहे हैं। नर्स आपदा के दौरान गंभीर से देख लीजिए, नर्स के इसमें निम्नलिखित भूमिका हो सकता है आपदा प्रबंधन में। चलिए हम लोग 14-15 पॉइंट देखेंगे। आपके ऊपर है कि आप एक नर्स है, अगर आपको सामने आपदा में अगर आपको ड्यूटी मिल गया तो आप कैसे जो है आपदा में लड़ेंगे, कैसे आपदा को मैनेज करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप कितना पॉइंट को आप लिख सकते हैं, आप आराम से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जानकारी के लिए मैं 14-15 पॉइंट बता दे रहा हूं, बाकी आप और उसमें ज़्यादा जोड़ सकते हैं जब नॉलेज हो जाएगा तो, ठीक है। चलिए देखिए, अब मैं 1 नंबर पर ये वाला दे दिया, 2 नंबर पर ये वाला दे दिया, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं भी 1 नंबर पर यही दूं और 2 नंबर पर यही दूं। आपको इन 14-15 पॉइंट में से जो जहां याद आ जाए वहां लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। कोई स्टेप बाय स्टेप की बातें नहीं है। पहला है, नर्स आपदा के दौरान गंभीर रूप से पीड़ित लोगों को उपचार केंद्र भेजने में मदद करती है। अब जो नर्स होती है वह फंसे हुए जो भी व्यक्ति है उसको निकाल लिया गया है, तो उस व्यक्ति में जो ज़्यादा गंभीर है पहले उसका उपचार करेगी। नेक्स्ट ये देखेगी कि जब फर्स्ट एड दे दिए हैं तो यहाँ पे आवश्यक तो सामग्री रहेगा क्या नहीं, चूँकि कैंप लगा रहता है, तो उसके लिए जो है स्वास्थ्य केंद्र पर भेजते हैं अच्छे ट्रीटमेंट के लिए। तो गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को उपचार के लिए केंद्र पर भेजती है। दूसरा है, नर्स आपदा के दौरान मृत प्रायः लोगों को कार्डियोपल्मोनरी रिससटेशन CPR जो है प्रदान करती है। अब आपदा के समय कोई व्यक्ति अगर घायल नहीं है, चोटिल नहीं है और उससे जो है दम जो है नहीं चल रहा, सांस नहीं चल रहा है, तो नर्स जो है CPR देती है, ठीक है। ऐसे लोगों को जिसमें सांस बंद हो चुका हो तो वह मृत के समान हो जाता है, तो उसको पहले CPR देती है कि शायद व्यक्ति का श्वास वापस आ जाए और व्यक्ति का जीवन वापस लौट जाए। तो ये काम करती है नर्स। आगे नर्स करती है कि नर्स आपदा के दौरान अस्थायी उपचार केंद्र की जो है स्थापना करती है। वही मतलब एक कैंप लगाती है, कैंप की तरह अस्थायी रूप से उपचार केंद्र की स्थापना करती है नर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नर्स आपदा के दौरान आवश्यक आपातकालीन औषधियाँ की व्यवस्था करती है। अब एक नर्स क्या करती है कि प्रबंधन के समय जब प्रबंध कर रही होती है, ट्रीटमेंट दे रही होती है, तो
आपदा के समय नर्स जितने भी आपातकालीन दवाइयाँ हैं वो सभी का प्रबंध करती है। ठीक है, नर्स आपदा स्थल से रिफर पेशेंट को दिए गए उपचार को रेफरल स्लिप पर लिखती है, साथ ही इस दौरान रखी जाने वाली सावधानियां भी लिखती है। अब नर्स क्या करती है कि घटना वाले स्थल से जिसे भी रेफ़र करती है पेशेंट को, उसका जो है रेफरल स्लिप पर उपचार लिखती है कि अभी क्या क्या उपचार यहाँ पे मिल चुका है, कौन कौन से दवाई मिल चुका है, और उससे जो है सावधानियाँ जो है बरतने के जो भी साधन है उसको भी वहाँ पे लिखती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके हो गए। नेक्स्ट है, छठा नंबर है कि नर्स रेफ़र किए गए रोगी का रिकॉर्ड रखती है। अब नर्स क्या करती है कि जो भी रोगी को ट्रीटमेंट दिया है, जो भी देखभाल दी है, वो सभी का रिकॉर्ड अपने पास भी रखती है। जो भी आगे रेफ़र करती है सबका रिकॉर्ड अपने पास भी रखती है। नेक्स्ट है, आपदा के दौरान अत्यधिक जन हानि कारण वातावरण दूषित हो जाता है, साथ ही जल भी प्रदूषित हो जाता है। इससे जल वाहित रोग होने की संभावना होती है। नर्स स्वच्छ जलापूर्ति की जांच कर इन रोगों की रोकथाम करती है। अब होता यह है कि आपदा के समय बहुत सारे जन की हानि हो जाती है लोगों की, तो इससे वातावरण दूषित हो जाता है। जब वातावरण दूषित होगा तो जल हो, वायु हो, सब दूषित हो जाएगा, तो इससे बीमारी होने की संभावना रहती है। जल दूषित है तो जलवाहक बीमारी हो जाएगा। तो ऐसे जलों को जांच करती है और रोगों को रोकथाम के लिए जो है प्रयास करती है। तो नर्स का ये भी जो है प्रबंध काम होता है, भूमिका होता है। आगे है, नर्स एकत्रित पानी में डीडीटी, केरोसिन इत्यादि का छिड़काव करती है। इससे मच्छर वाहित रोग जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इत्यादि पर नियंत्रण सरल हो जाता है। अब मान गए कहीं पे बाढ़ आया है, ठीक है, बाढ़ आ गया है। अब बाढ़ का पानी गड्ढा समय जो है क्या होता है, जब शॉर्ट करता है ना बाढ़ के पानी, तो देखते होइएगा आपके आसपास गड्ढा होगा तो उस गड्ढा में पानी स्टोर हो जाता है, रह जाता है। तो नर्स क्या करती है, अगर मान गए बाढ़ भयंकर आया लेकिन जब बाढ़ शॉर्ट किया तो गड्ढा में आसपास घर के पानी जमाव है, तो उससे क्या होगा, मच्छर पैदा होगा और लोगों के बीच में जो है डेंगू वगैरह, मलेरिया वगैरह होगा। तो उससे जो है वह डीडीटी, केरोसिन वगैरह पानी में छिड़काव करती है, जिससे जो है जल से होने मच्छर से होने वाले रोग, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि पर नियंत्रण किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है, नर्स आपदा के दौरान संभावित संक्रमित लोगों की जांच करती है एवं रोकथाम प्रभावी उपाय करती है। अब नर्स जो है काम प्रबंध अपना भूमिका इस तरह से भी निभाती है कि वह अगर मान गए कोई भयंकर जो है वायरल जो है संक्रामक बीमारी जैसे हैजा फैल गया, हैजा कोई चीज़ें जैसे कोविड भी एक प्रकार के आपदा ही था, तो उसमें नर्स का देख रहे थे भूमिका कि लोगों को जांच कर रही थी, सबका जो है संक्रमित लोगों को पता करने के लिए वह जांच कर रही थी। तो नर्स जो है आपदा के दौरान जितने भी संक्रमित लोग हैं उसका जांच करती है और जांच करने से जो है बीमारी के रोकथाम में जो है मदद मिलता है। ठीक है। आगे माय डियर यहाँ पे आप लोग देखिएगा 10वां है, कहता है आपदा के दौरान लोग अपंग हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, कोई कोई ऐसे आपदा होता है जिसमें जैसे भूकंप आया और भूकंप भयंकर तबाही मचाया, जैसे सर पर जो है मान गए घर गिर गया, या आप सो रहे हैं पैर पर गिर गया, पैर गिर गया, कुछ भी जिससे आप व्यक्ति अपंग हो जाता है, या परिजनों को खोने के कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी में चला जाता है। अब ऐसे ऐसे आपदा आते हैं जिससे व्यक्ति जो है बिछड़ जाते हैं, घर के घर तबाह हो जाता है। तो ऐसे में अगर घर के कोई एक सदस्य बच गया है तो उसको बहुत ज़्यादा दुख की स्थिति में होता है, व्यक्ति अपंग हो जाता है। तो इन लोगों को जो है नर्स दिलासा दिलाती है, सहारा देती है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा नर्स लापता व्यक्तियों को परिजनों से मिलाने में भी सहायता करती है। अब नर्स जो है जो लोग लापता है उनसे उनके परिजनों को भी मिलाने के लिए जो है सहायता करती है। नर्स जो है काउंसलिंग द्वारा लोगों में डिप्रेशन को कम करती है, उससे उनकी मनोदशा में सुधार होता है। अब नर्स अगर कोई डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा दुखी में है, उदास है, तो वैसे लोगों को काउंसलिंग भी करती है जिससे उसके मन के स्थिति, मनोदशा में सुधार होता है। समझ गए। आगे है माय डियर 13 नंबर, नर्स लोगों को मनोसामाजिक चिकित्सा उपलब्ध कराती है। मतलब नर्स जो है लोगों के बीच में साइकोलॉजिकल जो थेरेपी होता है, फिजियोथेरेपी, वह जो है क्या करती है, प्रदान कराती है, और जिससे मानसिक पुनर्वास में सहायता मिलता है, रिहैबिलिटेशन में सहायता मिलता है। रिहैबिलिटेशन के मतलब ही होता है कि एक नॉर्मल लाइफ की तरह ले चलना। ठीक है। 14 है, नर्स इन लोगों को उचित देखभाल प्रदान कर शीघ्र स्वस्थ होने में मदद करती है। तो इस प्रकार से नर्स का बहुतों जो है
बहुतों भूमिका हो सकता है। अब और सारे लिख सकते हैं कि नर्स जो है लोगों के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराती है, ठीक है। नर्स जो है गंभीर रूप से जो है घायल व्यक्तियों को उपचार के साथ साथ में उसे जो है पोषण का भी जो है प्रबंध करती है, ठीक है। नर्स मतलब विभिन्न तरीके के जो है आप चीज़ें को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। एज ए नर्स क्या क्या भूमिका आपके हो सकता है किसी घटना में, किसी आपदा में, तो उसी चीज़ को लिखना है, ठीक है। अगर आग लग जाएगा तो क्या नर्स कर सकती है, ठीक है। भूकंप आ गया तो उसमें क्या कर सकती है, ठीक है। अगर प्राकृतिक आपदा में और मानव निर्मित दोनों तरीक़ा से सोच के आपको जो है नर्स की भूमिका को लिखना है। तो मैंने तो 14 पॉइंट ही ना बताया, आप इसको 20 पॉइंट 25 पॉइंट भी बना सकते हैं, समझ गए। लेकिन ये तो हो गया नॉर्मल, सीधा पॉइंट देते चलिए, लिखते चलिए। लेकिन अगर आपको अच्छे से लिखना हो तो मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट लिखिएगा उपचार देना, ठीक है, उपचार का प्रबंध, ठीक है। पहला उपचार का प्रबंध करती है। दूसरा जो है प्रबंध करती है रिकॉर्ड और रिपोर्ट रखती है, ठीक है। क्या करती है, रिकॉर्ड और रिपोर्ट जो है, रिकॉर्ड और रिपोर्ट का प्रबंध करती है। तीसरा प्रबंध वो ये करती है रिहेबिलिटेशन का, पुनर्वास का जो है प्रबंध करती है, ठीक है। चौथा प्रबंध वो ये करती है कि वह अन्य जो है चीज़ों को प्रबंध करती है जिसमें ट्रीटमेंट, जिसमें विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को उपलब्ध कराना, लोगों को पर साइकोलॉजिकल जो है सहारा प्रदान करना, ठीक है। तो अन्य देखभाल भी, अन्य प्रबंध भी करती है। तो उपचार का प्रबंध, रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट रखना, रिहेबिलिटेशन में भूमिका निभाती है, ठीक है, मतलब उपचार में भूमिका निभाती है, रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट रखती है, इसमें भूमिका निभाती है, पुनर्वास में भूमिका निभाती है, एवं अन्य जो है अन्य देखभाल में, अन्य जो है चीज़ों में भूमिका निभाती है। अन्य भूमिका में जो चीज़ें छूट जाएगा उसको लिख देंगे। तो इस सब में पॉइंट आपको लिखना पड़ता है। तो ये तो हो गया कि हम हेडिंग दे देकर लिखेंगे, तो ये चीज़ें हो गया। और डायरेक्ट अगर लिखना हो तो 15-20 पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधा लगे लिखिएगा, लेकिन एग्जैक्ट चीज़ें लिखिएगा, आलतू फालतू की चीज़ें मत लिखिएगा। अगर आपको पॉइंट हेडिंग दे देकर नहीं समझ में आए तो बस सीधा 15-20 पॉइंट यही चीज़ें लिखिएगा, ये तो आसान है, समझ गए। तो आपदा यहाँ पे आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले के लिए समाप्त होता है। मैंने क्या पढ़ाया, आपदा क्या होता है, आपदा के वर्गीकरण मतलब टाइप्स, और आपदा में लोगों के उपचार के लिए जो ट्रिएज जो समूह है उसमें लोगों को कैसे पहचाना जाता है, और साथ में मैंने आपदा में नर्स के भूमिका बता दिया। ओके, अब एक प्रश्न आप यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। जो इंग्लिश वाले हैं अपना PDF देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश हिंदी दोनों दिया रहता है। अब एक प्रश्न आ गया, न जाने यह प्रश्न फर्स्ट ईयर में कितना बार पूछा है और सेकेंड ईयर में भी कितना बार पूछा है, ज़्यादा नहीं 5-5 नंबर में, ठीक है, 5-5 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न पूछता है कि जीरियाट्रिक देखभाल में नर्स की भूमिका क्या होती है, रोल ऑफ नर्स इन जेरियाट्रिक केयर। जेरियाट्रिक केयर का मतलब होता है कि वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल में नर्स की भूमिका क्या होती है, समझ गए। तो आपको कभी कभी जीरियाट्रिक देखभाल पूछ देगा या कभी कभी वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल पूछ देगा। तो चाहे वृद्ध व्यक्ति के देखभाल में नर्स की भूमिका पूछे या जेरियाट्रिक देखभाल में नर्स की भूमिका पूछे, क्वेश्चन वही है, समझ रहे चीज़ों को। अब आप समझिए कि नर्स जो है जीरियाट्रिक के देखभाल या वृद्ध व्यक्ति के देखभाल कैसे करेगी। तो देखभाल हम उन चीज़ों के न करेंगे जब हमें समस्या पता रहेगा तब ना हम देखभाल करेंगे। अब सीधे हम देखभाल करने लग जाएंगे तो हमें ये पता है कि हाँ बुखार है, तब ना हम बुखार के ट्रीटमेंट करेंगे, बुखार का देखभाल करेंगे कि स्पॉन्जिंग वगैरह करेंगे, टेम्परेचर कम करने के लिए फ़ैन वगैरह, रूम का तापमान बनाए रखेंगे, ठीक है। व्यक्ति को जो है सर में मतलब आयल वगैरह हो गया, दवाई वगैरह देंगे, तो मनोवैज्ञानिक सहारा देंगे, ठीक है, आवश्यक वातावरण बनाएंगे, आरामदायक स्थिति देंगे। तो जब हमें पता रहेगा बीमारी में कौन कौन सी बीमारी होगा तब ना हम उसका जो है समस्या में उसके भूमिका निभाएंगे। तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं। अगर हमें पता है कि वृद्ध व्यक्ति में क्या क्या समस्या होगा तो हम आसानी से उसको समस्याओं के आधार पर वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल में आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से अगर आपसे पूछ देगा कि वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य समस्या के बारे में बताएं तो उस समस्या को भी बता दीजिएगा। अगर पूछेगा कि वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल में नर्स की भूमिका बताएं तो नर्स की भूमिका भी यहाँ से बता दीजिएगा। और साथ इस प्रश्न के साथ साथ में आपको आज आइडिया मिल जाएगा कि एक नर्स जो है प्रबंध, नर्सिंग प्रबंध या नर्स जो देखभाल करती है वह कैसे करती है। आज हम आपको पॉइंट में दिखाएंगे कि कैसे कैसे जो है हमें पॉइंट को सेलेक्ट करना पड़ता है बीमारी के आधार पर, और उसी में हम कैसे कैसे चीज़ों को लिखते हैं। तो आज आप इस क्वेश्चन से नर्सिंग प्रबंध, नर्सिंग देखभाल लिखना भी आप समझ जाएंगे। और ये जो प्रश्न है पर्सनली तो ये तो है ही, समझ गए। चलिए
माय डियर, यहाँ पे देख लीजिए, वृद्धावस्था में व्यक्ति की देखभाल विशेष हो जाती है। बिल्कुल सही है, वृद्धावस्था में व्यक्ति अपने चीज़ों पर कंट्रोल खोने लगता है, अपने से देखभाल करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए उससे देखभाल जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था में वृद्ध व्यक्ति की कार्य व स्वयं की देखभाल करने की क्षमता कम हो जाती है। वही चीज़ें हैं, समझ गए। अतः इसमें परिचर्या यानी नर्स की भूमिका जो है महत्वपूर्ण हो जाती है, और वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल में जो नर्स की भूमिका है वह अनेकों प्रकार से बढ़ जाता है। समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए देखते हैं। पहला है पर्याप्त पोषण प्रदान करना। अब यहाँ पे पहला भूमिका होगा नर्स का कि अच्छे से पोषण देगी, पर्याप्त पोषण प्रदान करना। समझ गए। चूँकि क्योंकि एक व्यक्ति, वृद्ध व्यक्तियों की जो पोषण जो होता है वृद्ध अवस्था में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उसके एज के हिसाब से उसे पोषण मिले, क्योंकि उसे शरीर जो है धीरे धीरे उसका जो है एनर्जेटिक होना कम हो जाता है, उसके शरीर में पोषक तत्वों की डिमांड जो है बढ़ जाती है, और व्यक्ति जो है कमज़ोर और हीन जो है महसूस करने लगता है। तो उस हिसाब से हम कैसे पोषण देंगे, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो चलिए, पोषण प्रदान करने के लिए है जो है हम क्या करेंगे। वृद्धावस्था में पाचन क्षमता कम हो जाती है, बिल्कुल है, अतः व्यक्ति को पर्याप्त पोषण प्रदान करना चाहिए। समझ रहे हैं। रोगी को उच्च कैलोरी युक्त भोजन दिया जाना चाहिए। क्योंकि इस समय व्यक्ति के जो है बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए उच्च कैलोरी युक्त भोजन देंगे पोषण बनाए रखने के लिए। रोगी को मेनू प्लान बनाने से पूर्व उसकी भोजन चबाने, निगलने और जो है पाचन क्षमता का पता करना चाहिए, तथा उसी के अनुसार जो है भोजन तैयार करें। अब एक जो वृद्ध व्यक्ति होता है, आप उसको जो है एक वयस्क के तरह अगर आप भोजन देंगे तो उसको पच पाएगा? नहीं पच पाएगा। चबाने में भी दिक्कत होगा, निगलने में भी दिक्कत होगा। तो उसके अनुसार मेनू प्लानिंग बनाएंगे ताकि जो है उसको अनुसार भोजन से कर सके। रोगी के लिए भोजन निर्माण करते समय उसकी पसंद व नापसंद का ध्यान रखें। बिल्कुल सही है, यहाँ पे वृद्ध के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आप दूसरे मरीज को लिए अगर पोषण का देखभाल करते हैं तो वहाँ भी सेम चीज़ें का ही ध्यान रखना पड़ेगा। मरीज के अनुसार ही आपको पोषण का देखभाल करना पड़ेगा, ठीक है। रोगी को परोसे जाने वाला आहार युक्त, ताज़ा एवं सुपाच्य हो। अब यहाँ पे जो आप वृद्ध को भोजन देंगे वह उसके अनुसार हो, उसके ताज़ा हो, सुपाच्य हो, मतलब आसानी से पच जाए, पोषण युक्त हो, जिसमें बिल्कुल न्यूट्रिशन हो। रोगी को खाना खाने से पूर्व व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे हाथ धोना, कुल्ला करवाना आदि का जरूर ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो सीधा अगर भोजन करवाने लगेंगे तो क्या होगा, संक्रमण हो जाएगा। रोगी को छोटे छोटे टुकड़े खाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि बड़े बड़े टुकड़े चबाने में और निगलने में दिक्कत होंगी, ठीक है। रोगी को थोड़ा थोड़ा बार बार भोजन के लिए प्रेरित करें, क्योंकि वृद्ध होने पर व्यक्ति को डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाता है, इसलिए अगर एक ही बार खाना खिला दीजिएगा तो गैस उस बन जाएगा, पेशेंट को दिक्कत हो जाएगा। रोगी को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, समझ रहे हैं। और रोगी को भोजन में पर्याप्त रेशेदार भोजन, फाइबर वाला भोजन देना चाहिए। क्योंकि इस समय कब्ज का भी शिकायत बढ़ जाता है, तो इसलिए जो है रेशेदार भोजन देनी चाहिए। तो आप देख लिए ना कि एक जो है आप यहाँ पे पॉइंट, जो पहला पॉइंट क्या था कि पर्याप्त पोषण प्रदान करना। अब एक वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल में नर्स का ये दायित्व है, भूमिका है कि वह पर्याप्त पोषण कैसे प्रदान करेगी एक वृद्ध व्यक्तियों का। तो इसीलिए हम अन्य मरीजों के, जैसे सर्जरी वाला पेशेंट है तो उसको लिए भी तो कैसा भोजन हो, किस चीज़ का सर्जरी हुआ है तो किस हिसाब से उसको जो है आप पोषण देंगे, तो उसके लिए भी अगर आप पोषण के लिए देखभाल लिख रहे हैं तो उसके अनुसार ही आप चीज़ों को पॉइंट में लिखिएगा। तो ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हेडिंग देना, और हेडिंग के हिसाब से ही हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। दूसरा है तनाव एवं चिंता को कम करना। अब मानिए वृद्ध व्यक्ति में भी ये होता है, और अगर हम कोई अन्य बीमारियों के लिए जो है अन्य पेशेंट के लिए देखभाल कर रहे हैं तो उसमें भी तो साइकोलॉजिकल जो है प्रेशर होगा, तनाव और चिंता व्यक्ति ले सकता है, रोगी ले सकता है, तो उसको कैसे हम जो है कम करेंगे, तो इसका भी प्रबंध होगा। तो एज ए नर्स जो है हम वृद्ध व्यक्तियों में तनाव और चिंता को कम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। व्यक्ति की समस्या को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अगर आप व्यक्ति की समस्या को इग्नोर करेंगे तो उससे व्यक्ति में स्ट्रेस, तनाव और ज़्यादा बढ़ेगा। व्यक्ति को अपनापन और लगाव का व्यवहार जो है करना चाहिए। व्यक्ति से आप अपनापन का व्यवहार और लगाव का व्यवहार करें, कभी अलगाव न करें। व्यक्ति की आर्थिक समस्याओं का समाधान का मार्ग बताना चाहिए। क्योंकि वृद्ध व्यक्ति में देखते होइएगा अपने बच्चे के लिए बहुत सोचने लगता है वृद्धावस्था में कि कैसे मेरा जो है बच्चा रहेगा, कैसे जो है इसका आर्थिक स्थिति ठीक होगा। तो उसके जो है आर्थिक स्थिति से अगर वो सोच रहा है, तनाव है, तो उसके समाधान को मार्ग बताइए, ओके।
रोगी को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करें, रोगी को पसंद के अनुसार उसे मनोरंजन एंटरटेनमेंट का चिकित्सा दे ताकि व्यक्ति के तनाव को, चिंता को कम किया जा सके। ओके, तीसरा पॉइंट है व्यक्ति को स्वच्छ रखें। अब स्वच्छ रखने के लिए क्या करेंगे, तो वृद्ध व्यक्ति स्वच्छ में जो है कमी हो जाते हैं अपना से साफ सुथरा रहने में, तो आप कैसे भूमिका निभाएंगे, तो व्यक्ति की व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, व्यक्ति को मुंह की देखभाल प्रदान करनी चाहिए, व्यक्ति को साफ कपड़े पहनाना चाहिए एवं उसके बिस्तर भी साफ रखने चाहिए, व्यक्ति के बालों एवं त्वचा को भी साफ रखना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सब जो है वृद्ध व्यक्ति खुद से नहीं कर पाता है। जब खुद से कर लेगा तो उसकी देखभाल की जरूरत क्या रहेगा। तो व्यक्ति के मुंह से लेकर, कपड़े से लेकर, बिस्तर से लेकर त्वचा तक का जो स्वच्छता की देखभाल है नर्स को ध्यान रखना पड़ता है। चौथा है पर्याप्त आराम प्रदान करना। अब नर्स का ये काम होता है कि वृद्ध व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आराम के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो व्यक्ति को पर्याप्त आराम प्रदान करनी चाहिए, जितना हो सके आराम दीजिए। व्यक्ति को पोजीशन को हर एक 2 घंटे पर बदलना चाहिए। ठीक है, अगर व्यक्ति को बेड सोर है तो वाटर मैट्रेस या एयर मैट्रेस पर व्यक्ति को लिटाना चाहिए। अब इस दोनों होता है कि आप लोग को पता होनी चाहिए। व्यक्ति को रात को सोते समय परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं जगाना चाहिए। ठीक है, यदि आवश्यक हो तो सीडेटिव भी दिए जा सकते हैं जिससे व्यक्ति को नींद आए और आराम से शांत रह सके। तो अगर व्यक्ति में जो है आपको पर्याप्त आराम दिलाना है तो पर्याप्त आराम प्रदान करने के लिए एज ए नर्स आप इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट है व्यायाम करने हेतु प्रेरित करना। अब एक वृद्ध व्यक्ति जो है खुद से व्यायाम नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसको जो है आपको एज ए नर्स व्यायाम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि व्यायाम से हमारे शरीर का 20 से 30% बीमारी कम हो जाता है। ठीक है, तो व्यायाम हेतु प्रेरित करने के लिए व्यक्ति को नियमित व्यायाम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जैसे गहरी सांस लेना, सुबह शाम घूमना, योग करना, ये सब करने के लिए वृद्ध व्यक्तियों को प्रेरित करनी चाहिए। समझ रहे हैं, वृद्ध व्यक्ति के व्यायाम करने से उसमें स्फूर्ति मतलब स्टैमिना जो है बनी रहती है। व्यायाम करने से भूख भी अच्छी लगती है और व्यक्ति को चलने के लिए छड़ी या वॉकर की जो है प्रदान करनी चाहिए। अगर व्यक्ति सिंगल नहीं चल पा रहा हो तो उसके लिए स्टिक या वॉकर प्रदान करनी चाहिए जिसके सहारे व्यक्ति चल सके। तो व्यक्ति को व्यायाम प्रेरित करना चाहिए व्यायाम करवाने के लिए। ठीक है, छठा है सुरक्षा प्रदान करना। अब वृद्ध व्यक्तियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका सुरक्षा, क्योंकि देखते होइएगा अगर वृद्ध व्यक्तियों को अगर आप जिसका अपना पर कंट्रोल नहीं है तो देखते होइएगा कभी वृद्ध व्यक्ति जो है बाथरूम में गिर गया, कभी कल पे नहाते हुए पैर फिसल गया, कभी कहीं पे जो है बैलेंस बिगड़ गया तो जो है गिर गया, बेड से गिर गया। तो ये क्यों होता है, क्योंकि सुरक्षा प्रदान आप कब करेंगे, जब आप जो है सुरक्षा प्रदान करने में आप असमर्थ हो जाते हैं, अकेला छोड़ देते हैं तो ये घटना हो जाता है। तो सुरक्षा प्रदान करना महत्वपूर्ण चीज़ें है वृद्ध व्यक्तियों का। कैसे, चलिए, व्यक्ति को यथासंभव भूतल ग्राउंड पर ही रहने की सलाह देनी चाहिए, यदि आवश्यक हो तो बेड रेलिंग लगानी चाहिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि व्यक्ति को यथासंभव ज़्यादातर ग्राउंड फ्लोर पर ही रहने के लिए कहें, छतों वगैरह पर ज़्यादा रहने के लिए नहीं कहें। ठीक है, अगर यदि आवश्यक हो तो बेड पर रेलिंग लगा दें जिससे व्यक्ति बेड से नीचे ना गिर पाए। ठीक है, स्नान घर में फिसलन को हटाना चाहिए और व्यक्ति को बैठाकर नहाने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। अगर आपके स्नान घर में फिसलने वाला कोई चीज़ हो तो उसके हटाना चाहिए और व्यक्ति को हमेशा बैठाकर स्नान कराना चाहिए जिससे गिरने का खतरा कम हो जाए, बैलेंस बिगड़े ना। ठीक है, और व्यक्ति को भारी कार्य करने से रोकना चाहिए। अगर आप व्यक्ति को सुरक्षा देना चाहते हैं तो भारी कार्य हो रोकना चाहिए, फिसलने वाला सामान हटा दे स्नान घर से, जब नहाए तो बैठा कर नहाए। ठीक है, बेड रेलिंग लगवाएं अगर बेड पर सोए तो, और ज़्यादा कोशिश करें कि व्यक्ति जो है सुरक्षा देना है तो ग्राउंड फ्लोर पर ही रहे, ऊपर ना बैठे, ऊपर ना चढ़े। ठीक है, एंड लास्ट वाला पॉइंट है स्वास्थ्य शिक्षा देना। अब आप एज ए नर्स व्यक्ति के स्वास्थ्य शिक्षा भी देंगे, कैसे, व्यक्ति को हेल्दी लाइफ स्टाइल में रहने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी सलाह देनी चाहिए कि कैसे जो है खुद से भी जो है वह कर सके अपना काम। ठीक है, व्यक्ति को जो है सभी दवाइयाँ सही समय पर लेने के लिए सलाह देनी चाहिए। यह सब शिक्षा है, स्वास्थ्य का शिक्षा। ठीक है,
व्यक्ति को नियमित अस्पताल विजिट करने के लिए प्रेरित करनी चाहिए, समझ गए। व्यक्ति को दुर्गुणों से बचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे धूम्रपान, शराब का सेवन, झगड़ालू प्रवृत्ति, ये सब से बचने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। और व्यक्ति एवं उसके संबंधियों को आवश्यक स्वास्थ्य शिक्षा जो है प्रदान करनी चाहिए। तो माय डियर, यह हमारा हो गया 7 पॉइंट। आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक वृद्ध व्यक्ति का देखभाल हो या अन्य मरीजों का देखभाल कर रहे हैं या किसी सर्जरी वाले पेशेंट का देखभाल कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से एक वृद्ध व्यक्तियों में ये सारे समस्या हो सकता है, तो उस समस्या के आधार पर हम उसका प्रबंध किए हैं। उसी प्रकार से जो पेशेंट का जो रिक्वायरमेंट हो, उसी रिक्वायरमेंट के आधार पर हम पहले हेडिंग बनाते हैं और सभी हेडिंग में जिस प्रकार से यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, उसी प्रकार से आप सब में उस हेडिंग के तहत लिखते हैं चीज़ों को, ठीक है। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल में पहला पॉइंट था हम लोग को कि पोषण प्रदान करना, ठीक है, पर्याप्त पोषण प्रदान करना, तनाव व चिंता कम करना, व्यक्ति के स्वच्छता रखना, ठीक है, पर्याप्त आराम प्रदान करना, ठीक है, और उसके बाद व्यायाम के लिए प्रेरित करना, सुरक्षा प्रदान करना और आवश्यक जो है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। तो यह सब के सब इम्पोर्टेंट हेडिंग था जिसको मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे 7 हेडिंग दिया गया, ठीक है। अब 7 हेडिंग दिया गया तो इसमें ज़रूरी था 7, तो 7 दिया गया। मानिए किसी पेशेंट को देखने के लिए 5 हेडिंग ही काफ़ी है, तो 5 हेडिंग में ही देंगे, उसमें ही सारे पॉइंट को लिख देंगे। तो ये सारे चीज़ होता है, समझ गए चीज़ों को। तो आज की इस वीडियो में 2 प्रश्न फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए देखे हैं। दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा अपने अपने बुक में, क्वेश्चन बैंक में पता चल जाएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।